बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अडियाला जेल के बाहर मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि कारकुन पहुंचेंगे बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और उसकी वजह ये थी कि पिछली मरतबा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं और उनके साथ टॉर्चर किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, वहाँ पर उनको घसीटा गया, सड़कों पर उनको मारा गया, और उस पर वो हसन न्याजी का एक ख़त भी मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया था। अब अडियाला जेल के बाहर एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बड़ी तादाद में कारकुन आए, दूसरा पंजाब से आलिया हमजा ने कहा कि जो टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी लोग वहाँ पे उम्मीदवार हैं या ओहदेदारान हैं वो सारे पहुँचे। तो अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, पंजाब से भी, और फिर ISF की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद ने इसमें शिरकत की है, नौजवान बड़ी तादाद में। छोटी मोटी झड़पें भी हुई हैं पुलिस के साथ, और इस मरतबा कारकुनों की तादाद हज़ारों में है। जो मीडिया के लोग जिनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मुझे एग्जैक्ट आप सिचुएशन बताएं, तो उन्होंने कहा जी हज़ारों कारकुन पहुंचे हैं, कुछ कारकुन वापस भी गए हैं। और इस वक्त जब मैंने आखिरी टेलीफोन कॉल किया तो 400 के करीब लोग अलीमा खानम के साथ और इमरान खान की दीगर बहनों के साथ वो अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। इन्होंने जब बढ़ने की कोशिश की अडियाला जेल की जानिब, तो फिर पुलिस की भी बहुत बड़ी नफरी थी, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले भी इकट्ठे किए हुए थे। तो सारा दिन पुलिस जो है वो लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाई। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कारकुनों की तादाद बहुत बड़ी थी, और दूसरा इस वक्त रियासती इदारे नहीं चाहते, क्योंकि मौजूदा रजीम नहीं चाहता कि कोई नई बड़ी लड़ाई हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात भी वो नहीं करवा पा रहे, बल्कि एक गैर मुल्की सफ़ीर को मुबैना तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जी बाद में हम कंपनसेट कर देंगे, थोड़ा टाइम हमें दे दें। तो एक आधा महीना मांगा गया था, लेकिन देखें मुलाकातें तो करवानी पड़ेंगी। जब आसिम मुनीर साहब महफूज महसूस करेंगे कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो फिर वो इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा खोल देंगे। ताकत तो बहुत हासिल कर ली आसिम मुनीर साहब ने मौजूदा निज़ाम के अंदर, ताहयात इस्तिस्ना है, ताहयात मुरात है, ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल झड़पें हुई, उनमें हंगू के MNA यूसुफ खान साहब वो नजर आए, बाकायदा वो ज़ख्मी हो गए। कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हुए, कुछ जगह पे जो है वो कारकुनान ने मुज़ाहमत भी की। पुलिस की जो एंटी रॉयट फोर्स है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे पंजाब हुकूमत ने खड़ी की हुई है अडियाला जेल के बाहर। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब की जब मुलाकात होती थी तो बाकायदा PMLN के लोग जाते थे, उनकी गाड़ियां जाती थी और बाकायदा पार्किंग में गाड़ियां लगती थी, पुलिस वाले उनको जो है वो सलाम करते थे, और ये लोग लिस्टों के मुताबिक अंदर बार बार मुलाकातों के लिए जाते थे। मीडिया के लोग जाते थे, उनके लिए अलग एक पूरा पार्किंग का इंतजाम बनाया हुआ था, बाहर जो है वो कैंप लगा हुआ था, खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम होता था, बहुत फैसिलिटेट किया जाता था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला था पंजाब का, ये उस्मान बुज़दार से आप पूछ सकते हैं कि किस किस्म के इंतजामात थे। उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट जो होम सेक्रेटरी था पंजाब का, वो तो बहुत फैसिलिटेट करता था, बाकायदा वो अहकामात लेता था। पंजाब हुकूमत के मुलाजिम होने के बावजूद वो PMLN से अहकामात लेता था। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अलीमा खानम ने ऐलान किया कि हम कल सुबह तक यहाँ पे धरना देंगे। अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर ये लंबा धरना चलेगा, इसके ऊपर ये लोग एहतजाज करेंगे। तो ये अडियाला की सिचुएशन है, इसमें कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सैकड़ों कारकुनों के साथ अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर वहाँ पे आए थे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर वापस चले गए। तो आज के दिन भी इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाई गई, और ना ही मुलाकातें वकला की करवाई गई। तो कैद तन्हाई जो है इमरान खान साहब की, अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक जारी है। DG ISPR ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, आजकल काफ़ी एक्टिव है। थोड़े दिन पहले ये मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी जा रहे थे, मदरसे के अंदर भी नजर आए कि वहाँ पर इन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल भी किया गया। DG ISPR का इनके माथों के बोसे भी लिए गए, और DG ISPR मदारस में भी पहुंचे, एक मदरसे के अंदर वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, उसका अहवाल भी है। लेकिन अभी जो है वो मुलाकात की है जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ एंकर्स हैं, उनके साथ DG ISPR ने। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, ये कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो मेन चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उनको कहा कि तालिबान जो है वो हुकूमत एक रियासत की तरह जो है वो फैसला करें, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करें। फिर उन्होंने कहा जी कि तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की फिक्र है कि अफगानिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत है? इसका जवाब सारे पाकिस्तानी जानते हैं। फिर उन्होंने कहा जी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है इन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, दहशतगर्दी के वाक़यात में इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का धंधा बहुत बड़ा है,
ये गाड़ियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और इनको पाकिस्तान के कई इलाकों में चलाया जाता है, कबायली इलाकों में, इवन स्वात में, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत सारे एरियाज में ये गाड़ियां चलाई जाती हैं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं। और इनकी स्मगलिंग के अंदर बाकायदा बहुत पैसा बनाया जाता है और बॉर्डर पे खड़ी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया डीजी ISPR ने। उन्होंने कहा जी ब्लड और बिजनेस ये एक साथ नहीं चल सकते, यानी जहां पे खून बह रहा हो और साथ आप कारोबार भी करना चाहें, ये अफगानिस्तान के तनाजुर में इन्होंने बात की है। ऐसी ही बात इंडिया पाकिस्तान के बारे में करता था कि ट्रेड एंड टेररिज्म ये एक साथ नहीं चल सकता, यानी टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। ये बात इंडिया पाकिस्तान के लिए करता था, आज पाकिस्तान वही बात अफगानिस्तान के लिए कर रहा है कि ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। इंडिया ने टी का वर्ड यूज किया, पाकिस्तान ने बी का वर्ड यूज किया, लेकिन दोनों तरफ एक नफरत है और वो बढ़ती जा रही है। यानी एक बॉर्डर के साथ फेंस लगाई इंडिया ने ताकि पाकिस्तान से वो महफूज रहे, और एक बॉर्डर के साथ फेंस लगाई पाकिस्तान ने ताकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान महफूज रहे और वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना आए। अब दोनों तरफ जो है वो कार्रवाइयां होती रहती हैं। इंडिया वैसे ही पाकिस्तान को पसंद नहीं करता और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी उसी तरह से अफगानिस्तान को पसंद नहीं करता। को ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हमारे पे हमले हो और हम तजारत करते रहे। डीजी ISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो आग लगा दी है पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो भी इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और वो इसको गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। उनका ये कहना है, चाहे कमरुज़्ज़मान कायरा हो, चाहे हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी हैं बहुत सारे, वो भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं ये गैर जरूरी थी, डीजी ISPR को ये नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया। अब आलमी सतह पे इसको कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है, नॉर्मली हर तरफ ये तासुर जा रहा है और इसकी ऐसे रिपोर्टिंग हो रही है कि जैसे इमरान खान वर्सेस आर्मी, या आर्मी ने इमरान खान को धमकियां लगाई हैं। यानी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो कुछ भी यहां पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसको लेकर दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही है और उनको धमकियां लगा रही है। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस किस्म का उनका लहजा था, जिस तरह से तज़हीक आमेज अंदाज में उन्होंने इमरान खान को बार बार मुखातिब किया, जिस तरह उनके मुंह से झाग गुस्से में निकल रही थी, ये सारी चीजें देखकर अंदाजा हो रहा है कि डीजी ISPR जो अपनी मिलिट्री क़यादत है, आसिम मुनीर या बाकी लोग, उनके बिहाफ के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ाई किए हुए थे। वहां पे मौजूद सहाफियों के मैंने चेहरे देखे, बहुत सारों के उतरे हुए थे। कुछ सवालात वहां पे होने चाहिए थे, वो सवालात वहां पे नहीं हुए बदकिस्मती से। एक तो ये किसी ना किसी सहाफी को पूछना चाहिए था कि इमरान खान अगर कौमी सलामती के लिए खतरा है तो क्या जिन करोड़ों लोगों ने उसको वोट डाला, बड़े पैमाने पर फॉर्म 45 के मुताबिक वो पूरे पाकिस्तान से जीता, क्या वो सारे करोड़ों पाकिस्तानी भी कौमी सलामती के लिए खतरा है? एक सवाल और पूछना चाहिए था। इतने सारे सहाफियों में किसी को हिम्मत करनी चाहिए थी। मैंने इस बारे में कोई जवाब या सवाल ऐसा अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन ये होता तो वायरल हो जाता, ये होता तो हर तरफ जाता। कोई भी पूछ नहीं पाया मेरे ख्याल में। और ये सवाल होना चाहिए था कि जो इस्तिस्ना आर्मी चीफ ने लिया, उन्हें किस बात का डर है, यानी किस बात का खौफ है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर हैं, उन्होंने ये इस्तिस्ना किस खौफ की वजह से लिया? कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना लिया कि सारी जिंदगी मेरे ऊपर कोई केस ना बने, मुझे एक दिन भी किसी मुकदमे का या जेल का सामना ना करना पड़े? ये इस्तिस्ना उन्होंने किस लिए लिया और इसकी इस्लामी और शरई हैसियत क्या है? यानी सहाबा इकराम ने नहीं लिया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, अंबिया इकराम ने नहीं लिया, किसी ने इस किस्म का इस्तिस्ना नहीं लिया जैसा इस्तिस्ना इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर साहब ने ले लिया है। हाफ़िज़े कुरान है, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि इस्लामी नुक्ता नजर से ये बात इंतहाई मायूब और गलत है, ये हमारी रवायात के खिलाफ है। लेकिन एक गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना उन्होंने लिया जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ। ये सवाल होना चाहिए था। अब डीजी साहब ने कुछ चीजें जो उठाई है ना, उनका जवाब बड़ा तगड़ा आ रहा है। एक तो पहले आप ये देख लें कि खुर्रम ज़ीशान साहब हैं सेनेटर, इनका जो एक स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं जी डीजी ISPR 2 टके का एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है। इस हरामखोर की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदा वजीर आला के बारे में मुगल्लजात बकता फिरे। डीजी इसका जवाब आएगा और तब तुम्हारे बदन के हर सुराख से धुआं निकलेगा। जितनी बकवास तुम करोगे
इससे 100 से ज़रब देकर वापस लौटाएंगे तुम्हें। खान ने सही कहा था कि तुम बेगैरत हो। ये जनाब खुर्रम ज़ीशान साहब का ये ट्वीट है, इन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ टेक्निकल चीजों के जवाब दिए हैं। ये जो सवाल उठाया गया कि इमरान खान के बारे में, ये फेसबुक पे ARY ने एक पोस्ट लगाई हुई है और उस पोस्ट के नीचे 8000 से ज्यादा कमेंट्स हैं, अब तकरीबन 10,000 के करीब हैं और इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल किस्म का लोगों का रिएक्शन आ रहा है DGI SPR के स्टेटमेंट पे कि तुम कौन हो, कहां से इल्म हासिल किया है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये जो सख्त किस्म के अल्फाज DGI SPR ने बोले, इसके नीचे कोई लगभग 10,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और 99% लोगों ने बड़ा खौफनाक रिस्पॉन्ड किया है। और इसका एक जवाब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जुनैद अकबर साहब का भी एक मैं आपको दिखा दूं। इमरान खान कौन है, इसके जवाब में वो बताते हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया में जाने जाते हैं क्रिकेटर के तौर पर, वजीर आजम के तौर पर, समाजी और फलाही कारकुन के तौर पर, तालीमी मैदान में चांसलर के तौर पर, मुस्लिम उम्मा के बहादुर लीडर के तौर पर। इमरान खान को दुनिया भर से खेल, फलाही, इंसानी खिदमात, सियासी, तालीमी यानी मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 18 के करीब अवार्ड्स और एजाजात मिल चुके हैं, जिनके नामों से भी आप वाकिफ नहीं हैं। तो फिर आप गिनना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें जनाब। इसके बाद उन्होंने सारे अवार्ड लिखकर दिए हुए हैं कि इमरान खान साहब को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। खेलों की दुनिया में इमरान खान साहब को जो अवार्ड मिले वो उन्होंने अलग लिखे। फिर फलाही और इंसानी खिदमात से मुतालिक इमरान खान साहब को जो अवार्ड मिले वो अलग लिखे। और उसके बाद जो सियासी और तालीमी और आलमी एजाजात जो इमरान खान साहब को मिले वो अलग मिले। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये इमरान खान साहब जो है वो उसके हॉल ऑफ फेम का भी हिस्सा रहे अलग से, और बहुत सारे अवार्ड उनको मिले 88 से ऑनवर्ड, बल्कि वो मिलते ही रहे उनको सारी जिंदगी। इमरान खान साहब को अवार्ड मिलते रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में PTI को सारा रिकॉर्ड मिला नहीं, इससे बहुत ज्यादा अवार्ड होंगे जो इमरान खान साहब के होंगे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और सख्त ट्वीट में भी जवाब दिया हमूदुर्रहमान कमीशन के हवाले से, जो एक रिपोर्ट है उस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा तब एक डिक्टेटर याह्या खान मुल्क पर मार्शल लॉ नाफिज करके करता धरता बना हुआ था। सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद हमूदुर्रहमान कमीशन बना, जिसने बताया कि याह्या खान ने अपने जाती मफाद और नाजायज इक्तदार को 10 साल तक तवालत देने के लिए ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। इस रिपोर्ट में आला अदलिया समेत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नुमाइंदों की तहकीकात के बाद यह रिपोर्ट बनाई गई थी। सैकड़ों लोगों के बयानात इसमें कलमबंद किए गए थे और 4 साल लगाए गए थे। हमूदुर्रहमान कमीशन के मुताबिक एक शख्स की हवस और अना ने जुल्म और जबर का वो बाब रकम किया जिसके बाद मुल्क हमेशा के लिए टूट गया। ये फौजी डिक्टेटर का कसूर था, उस वक्त जनरल याह्या ने किया था सारा कुछ। फिर उन्होंने बताया अवामी लीग को दबाने का एक मकसद था जिसके तहत यह सब कुछ किया गया। 162 में से 160 नशिस्तें जीती एक पार्टी ने, उसे दीवार से लगा दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डालकर मगरबी पाकिस्तान में अपनी नशिस्तें बढ़ाकर दिखाई गई। 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए, मगर उसी रात बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 50,000 अफराद का खून उसमें बह गया। आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक के गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। अब यह सारी तफसीलात पाकिस्तान